ठीक है बच्चे, अब सब लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। चैप्टर नंबर 8 सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। बच्चों, अगर आपको याद हो 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने इससे रिलेटेड एक चैप्टर पढ़े थे जहां पर आपने टिश्यू और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े थे। याद है आप लोग को? 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने एक चैप्टर पढ़े थे जहां पर हम लोगों ने टिश्यूज के बारे में पढ़े थे। एनिमल टिश्यूज और प्लांट टिश्यूज को डिस्कस किए थे, लड़ाई करवाई थे हम लोगों ने एनिमल टिश्यूज के अंदर। जो बच्चे यहाँ वाले होंगे उनको याद भी होगा, उर्दू मीडियम के हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने बायोटेक्नोलॉजी के बारे में पढ़े थे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है। तो हमने देखा था कि बायोटेक्नोलॉजी साइंस की एक ऐसी ब्रांच है जहां पर हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, ह्यूमन बींग्स के अंदर हो, प्लांट के अंदर हो, जिसकी मदद से हम लोग पूरी इंसानियत को क्या करते हैं, बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। ऐसी ब्रांच को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोटेक्नोलॉजी। और अगर आपको याद होगा मैंने बताया था कि आज के टाइम पर जब चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था माइक्रोबायोलॉजी, तभी भी बताया था कि माइक्रोबायोलॉजी भी बायोटेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है। इवन इस चैप्टर के अंदर भी ना कुछ माइक्रोबायोलॉजी का टॉपिक उसने वापस से रिपीट किए। बताने का मकसद ये कि माइक्रोबायोलॉजी इज द सब पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग और ग्रोइंग फील्ड है। आप उसको एज अ करियर अपॉर्चुनिटीज के तौर पर देखो, बहुत कुछ इसके अंदर सीखने के लिए मिलता है। अब चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको खुद ब खुद धीरे धीरे समझ में आएगा। बहरहाल चैप्टर बड़ा इंटरेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। कुछ चीजें हम लोगों ने लोअर क्लास में पहले पढ़े हैं, कुछ चीजें हम लोग को यहाँ पर नहीं पढ़ाई जाएगी। बहरहाल चैप्टर 2 हिस्से में डिवाइड है, नाम से समझ में आ रहा है, सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो अभी बायोटेक्नोलॉजी पर आज नहीं जाते हैं, आज सिर्फ सेल पर स्टिक रहते हैं और सेल को ही पढ़ने की और समझने की कोशिश करते हैं। अब अगर आपको याद होगा बच्चे लोग, तो लोअर क्लास में या बचपन में हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़े। कोई बता सकता है व्हाट इज मीन्ड बाय सेल? व्हाट इज मीन्ड बाय सेल? ऐसा मत करो बे, इतनी बड़ी क्लास है। हाँ, वेरी परफेक्ट आंसर। हमने पढ़े थे कि सेल अपने बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है, स्मॉलेस्ट पार्ट होता है अपने बॉडी का। और अपने बॉडी को स्ट्रक्चर और फंक्शन जो पूरा प्रोवाइड होता है वो किसकी वजह से होता है, सेल की वजह से होता है। हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में आकर पढ़े थे कि सेल जो होते हैं वो दो तरीके से डिवाइड हो सकते हैं, माइटोसिस और मियोसिस। हम लोगों ने पढ़े थे कि जब माइटोसिस होता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं और एक सेल से 2 सेल बनता है। और मियोसिस जब होता है तो एक सेल से 4 सेल बनते हैं और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, हाफ हो जाते हैं। बहरहाल जब आप सेल के बारे में पढ़ते हैं बच्चे लोग, तो उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं उसको? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल, स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज व्हाट? साइटोलॉजी। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ठीक है। 9th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने टेक्निक पढ़े थे जिसको हम लोग बोलते थे टिश्यू कल्चर। अगर याद होगा तो हमने पढ़े थे कि टिश्यू कल्चर में हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली प्लांट के बॉडी से एक सेल निकालते हैं, लेबोरेटरी के अंदर उस सेल को ग्रो करते हैं और पूरा नया एक प्लांट वापस से क्या कर देते हैं, डेवलप करते हैं। और इस टेक्नोलॉजी को हम लोग क्या बोलते थे, टिश्यू कल्चर। याद है आप लोग को? नहीं याद है तो एक शॉर्ट में रिकॉल करवाना, जरा ध्यान से देखो। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक प्लांट है बच्चे लोग, कोई भी एक प्लांट है, तो हम लोग क्या करते हैं, इस प्लांट के बल्ब कॉम का एक हिस्सा लेते हैं। किसका हिस्सा लेते हैं? बल्ब कॉम का। नॉट इज बल्ब कॉम, प्याज की पत्ती देखे हो? तो उसमें जो नीचे प्याज होती है ना उसको बल्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो उसमें से एक हिस्सा लेते हैं, एक सेल लेते हैं। क्या लेते हैं? एक सेल। अब आप बोलिए सर आपने वही सेल क्यों लिए? वो सेल के पास ये एबिलिटी है बच्चे लोग कि वो मल्टीप्लाई होकर वापस से नया प्लांट क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। मगर ये सीड की बदौलत नहीं हो रहा है। एक सेल को हम लोग क्या करने वाले, ग्रो करने वाले, वो भी कहां पर, लेबोरेटरी के अंदर। तो ध्यान से देखो, हम लोग बल्ब कॉम लेते हैं और इसको हम लोग देते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट। क्या देते हैं बच्चे लोग? अब आप बोलिए सर प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है? देखो प्राइमरी ट्रीटमेंट का मतलब होता है बच्चे लोग कि इसको ग्रो होने के लिए जो कुछ भी चाहिए, जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए, भैया आपको ग्रो होने के लिए जो भी खाना पीना चाहिए, जो भी आशाइश की आराइश की चीजें चाहिए, वो सब क्या करेंगे हम लोग, प्रोवाइड करेंगे। बस आप क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही हम लोग किसको देते हैं,
इस सेल को, इसको हम लोग पेट्री डिश में या टेस्ट ट्यूब में एक ऐसे एनवायरनमेंट में रखते हैं जहां पर कोई वायरस या बैक्टीरिया उसके ऊपर अटैक ना कर सके, और फिर इसको क्या करते हैं, न्यूट्रिटिव मीडियम प्रोवाइड करते हैं, वो मीडियम जहां पर उसको सारे न्यूट्रिशन मिल सके। 9th स्टैंडर्ड में पढ़े तो उसका नाम होता है अगर अगर सॉल्यूशन, जो उसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम करता है, जिसकी वजह से जब उसको न्यूट्रिएंट मिलेगा तो सेल ग्रो होगा और सेल क्या होगा, फिर मल्टीप्लाई होना स्टार्ट होगा। मतलब जब आप उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देंगे तो उसकी वजह से वो सेल मल्टीप्लाई होगा और उसके अंदर सेल के अलग अलग सेल बनेंगे और अलग अलग हिस्से बनना स्टार्ट होंगे। मतलब आफ्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट इसके अंदर डेवलप होते हैं रूटिंग एंड शूटिंग। मतलब वो हिस्सा जो जमीन के नीचे है उसको रूट बोलेंगे और वो हिस्सा जो जमीन के ऊपर है उसको क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं। तो रूट और शूट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे ही रूट और शूट डेवलप होगी तो भाई आप लोग को पता है ये कहां पर है, टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा या पेट्री डिश में होगा। बट हम लोग को पता है कि प्लांट को तो ग्रो होने के लिए मट्टी चाहिए। बहरहाल उसको मट्टी क्यों चाहिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए। न्यूट्रिएंट्स हम लोग दे रहे तो ग्रो तो होगा, बट स्ट्रेट ग्रो नहीं हो पाएगा, सपोर्ट वगैरह लगेगा। तो हम लोग उसको प्राइमरी हार्डनिंग देते हैं। क्या देते हैं बच्चे लोग, इसको सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करते हैं कि ताकि ये प्रॉपर्ली ग्रो सके। जैसे ही इसके अंदर सफिशिएंट सेल डेवलप हो जाते हैं, मतलब प्रॉपर रूट्स इसके अंदर डेवलप हो जाते हैं, हम लोग इसको ट्रांसफर कर देते हैं पॉट में, मट्टी में, जहां इसकी रूट प्रॉपर्ली मट्टी को क्या कर लेती है, होल्ड कर लेती है, और फिर वो प्लांट स्ट्रेट क्या होने लगता है, ग्रो होने लगता है। जब मट्टी में इसको ट्रांसफर करते हैं उसको बोलते हैं सेकेंडरी हार्डनिंग। क्या बोलते हैं इसको। और इस तरीके से हम लोग पूरा प्लांट बना देते हैं। कहां पर, लेबोरेटरी के अंदर। एक सिंगल सेल से पूरा नया प्लांट बन गया। इस टेक्निक को क्या बोलते थे, टिश्यू कल्चर। क्या बोलते थे बच्चे लोग इसको, याद आया सबको, 9th में पढ़े थे, बस एक रिव्यू दे रहा हूं। 9th में हम लोग ने इसको डिटेल में पूरा स्टडी किए थे। अब यहाँ पर एक बात को समझो कि भैया हम लोग ने एक सेल से पूरा नया प्लांट बनाया। वो सेल जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो मल्टीप्लाई होकर वापस से पूरा नया प्लांट डेवलप करके दे, ऐसे सेल को हम लोग बोलते थे टोटीपोटेंट सेल। क्या बोलते थे बच्चे लोग, टोटीपोटेंट सेल। और इसकी इस एबिलिटी को बोलते थे टोटीपोटेंसी। क्या बोलते थे, सॉरी, याद है आप लोग को, टोटीपोटेंट सेल वो सेल जिसके पास ये एबिलिटी है कि वो मल्टीप्लाई होकर वापस से आपको पूरा नया प्लांट क्या करे, डेवलप करके दे। ऐसे ही हम लोग नर्सरीज के अंदर प्लांट्स क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। समझ में आ रहा है, फायदा क्या हो जाता है। आप देखो ना, नई नई बिल्डिंग्स जब बनती है हम लोग वहां पर पूरा गार्डन ग्रो होके मिल जाता है। भैया किसी ने सीड डाल के ग्रो करेगा तो इतनी जल्दी गार्डन बनने वाला नहीं। वो लोग क्या करते हैं, नर्सरी से प्लांट खरीद के सीधा लेकर आते हैं। और हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस टिश्यू कल्चर टेक्निक मल्टीपल प्लांट्स क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ है ना। अच्छा, सवाल उठता है कि जिस तरीके से प्लांट के अंदर ये पॉसिबिलिटी है कि एक सिंगल सेल से आप पूरा नया प्लांट बना सको, क्या ये चीज एनिमल्स के अंदर भी पॉसिबल है, ह्यूमन बॉडी के अंदर, कि आप अपने बॉडी में से एक सिंगल सेल निकाल के आप ही के जैसा एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर दें? पॉसिबल है? क्या लगता है आपको? हाउ मेनी सेज यस? अच्छा, यस वाले बहुत कम है, नो वाले बाकी सब नो वाले हैं। ठीक है, मैं आपको बताऊं बच्चों लोग, यस इट इज पॉसिबल। ऑल्दो हम लोगों ने बनाए नहीं है, हम लोगों ने एनिमल बनाए हैं, ह्यूमन बीइंग नहीं बनाए। ह्यूमन बीइंग की स्किन बना चुके हैं, ठीक है, पॉसिबल है, बट हम लोग बनाए नहीं। क्यों नहीं बनाए उसके पीछे भी बाद में रीजन दूंगा मैं। बहरहाल अपने बॉडी के अंदर भी ऐसा एक सेल है जिसके पास ये काबिलियत है कि वो मल्टीप्लाई होकर आप ही के जैसा वापस से एक नया ऑर्गेनिज्म क्या करे, डेवलप करके दे। अब जब ये बात हम लोग सुनते हैं तो बच्चे लोग के अंदर एक्साइटमेंट आ जाती है कि सर जल्दी से बताओ किधर है उसे। तो ध्यान से सुनो, अपने बॉडी के अंदर वो जो सेल है बच्चे लोग, उसको हम बोलते हैं स्टेम सेल। क्या बोलते हैं उसको, स्टेम सेल। हम लोग के एनिमल बॉडी के अंदर उस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेम सेल। अब जरा याद करो, अगर आपको याद होगा तो हम लोग ने पढ़े थे कि स्पर्म जब ओवम को फर्टिलाइज करता है तो पहला जाइगोट बनता है, पहला डिप्लॉयड सेल बनता है, जिसको हम लोग क्या बोलते थे, जाइगोट। जाइगोट एक ही सेल था ना, और वही सेल मल्टीप्लाई होकर पूरा नया ऑर्गेनिज्म बना रहा है। तो वो एक सिंगल सेल को हम लोग क्या बोल सकते हैं, धत तेरी के, अब नहीं मिलने वाला, अब तो मेरा हो गया, मैं तो बन चुका हूं, है कि नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। स्टेम सेल जो है ना बच्चे लोग, वो दो तरीके से ऑब्टेन हो सकता है, दो अलग अलग स्टेज में। एक स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेज, या फिर हम लोग उसको बोलते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। क्या बोलते हैं बच्चे लोग उसको? और एक होता है अडल्ट स्टेम सेल।
दोनों को जरा डिस्कस करता हूं डिटेल में, आप जरा ध्यान से सुनना, 5-10 मिनट एकदम इत्मीनान से सुनते चलो। देखो स्टेम सेल जो है, मैंने अभी बताया कि जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट बन जाएगा। तो जब तक के एम्ब्रॉय की बात चल रही है, बच्चा जब तक माँ के पेट के अंदर रहता है तब तक हम लोग उसको एम्ब्रॉय बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एम्ब्रॉय। जब वो बाहर आ जाएगा तो फिर चाइल्ड हो जाता है। तो अंदर जब तक के तब तक इसको एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल बोलेंगे। बॉडी बाहर आने के बाद अगर मैं सेल निकाल रहा हूं तो उसको क्या बोलेंगे? अडल्ट स्टेम सेल। अभी बात करते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल की। तो मैंने अभी बताया कि भैया जब जब स्पर्म ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो जाइगोट फॉर्म हो जाएगा। और जाइगोट क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। याद करो किंगडम एनिमेलिया में हम लोगों ने 3 जर्माइनल लेयर्स के बारे में पढ़े थे, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। कि सेल सिर्फ क्या होते हैं? मल्टीप्लाई होते रहते हैं 14 डेज तक। आपकी बुक में 14 डेज दिया है, कहीं पे 12 दिन भी लिखा रहता है कि 14 से 12 दिन तक के जाइगोट बनने के बाद से लेकर 12 से 14 दिन तक के सेल सिर्फ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। आपको याद होगा अभी ये चैप्टर 3 में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर एक ऑर्गन होता है जिसको ओवरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैप्टर 3 तुम लोग का हो गया ना स्कूल में? पढ़ा है। तुम लोग पढ़े नहीं, ऐसा बोलो, सब ब्लेम डाल देने का दूसरे पे। तो ओवरी से ओवम जब रिलीज होता है तो एक हिस्सा होता है उसको बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। स्ट्रक्चर बाद में जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जैसा मैंने हाथ डाला ऐसे ही रहता है वो, फेलोपियन ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? फेलोपियन ट्यूब में स्पर्म ओवम को क्या करता है? फर्टिलाइज करता है। मतलब जाइगोट क्या हो जाता है? फॉर्म हो जाता है। और जाइगोट फॉर्म होने के लगभग 5 दिन के बाद जो जाइगोट फॉर्म हुआ था वो यूट्रस के अंदर जाकर इम्प्लांट होता है, अटैच होता है। यूट्रस के अंदर एक टेम्पररी ऑर्गन बनता है जिसको प्लाजेंटा बोलते हैं, जिससे एम्ब्रॉय जो है ना वो कनेक्ट हो जाता है। आपको पता होगा यहाँ से एक अम्बिलिकल कॉर्ड निकलता है जो पेरेंट बॉडी से अटैच होता है एम्ब्रॉय के अंदर। सारा ब्लड और न्यूट्रिएंट जो है उसी से क्या होता है? ट्रांसफर होता है और एम्ब्रॉय क्या होता है? ग्रो होता है। 5 दिन तक के वो क्या होता है? सेल जाइगोट बना, आगे भी बढ़ता है क्योंकि वो कहां पर फ्यूज हुआ है? फेलोपियन ट्यूब में। उसको कहां पर आना है? यूट्रस में। यूट्रस में आके वो इम्प्लांट होगा। ड्यूरिंग दिस जर्नी वो सेल मल्टीप्लाई होता रहता है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16। याद है कि नहीं? सेल क्या होता रहता है? मल्टीप्लाई होता रहता है। 5वें दिन आके वो क्या होता है? इम्प्लांट होता है। लगभग 12 या 14 दिन तक के सेल सिर्फ क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। सेल सिर्फ क्या होता है? हम लोग के बुक में 14 डेज दिया, इसके लिए 14 डेज ही कंसीडर करते हैं। आफ्टर 14 डेज सेल सेग्रीगेट होना स्टार्ट होते हैं। सेल क्या होते हैं बच्चे लोग? सेग्रीगेट होते हैं। हम लोग के सेल फिर वो 3 जर्माइनल लेयर्स बनाते हैं, एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म। और फिर वो 3 जर्माइनल लेयर से बॉडी के अलग अलग पार्ट्स क्या हो जाते हैं? फॉर्म हो जाते हैं। जैसे अपनी स्किन है, एक्टोडर्मल इन ओरिजिन है, अपना हार्ट है, मेसोडर्मल इन ओरिजिन है, अपनी बोन्स है, एंडोडर्मल इन ओरिजिन है। इस तरीके से अलग अलग पार्ट्स बॉडी के क्या होने लगते हैं? फॉर्म होने लगते हैं। बोलने का मतलब ये है कि 14 दिन से पहले अगर मैं सेल को निकाल लूं तो मेरे पास कौन सा सेल होगा? स्टेम सेल। कौन सा सेल होगा चलो? समझ में आ रहा है कि नहीं? इसको बोलते हैं एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। डॉक्टर यूजुअली क्या करते हैं? 5वें या 7वें दिन ही इसको क्या कर लेते हैं? रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर रिमूव क्यों करते हैं? तो ये अगले लेक्चर में, क्योंकि आज इतना टाइम नहीं बचा है, अगले लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे। अरे खत्म नहीं हुआ, जैसी बोले पैक करना चाहिए, गधेड़ा लोग इधर देखो। तो ये बात हो गई एक जगह पर कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज में हमने सेल निकाल दिए। दूसरा, अम्बिलिकल कॉर्ड जो होता है ना बच्चे लोग, जिसे पेरेंट बॉडी से पूरा न्यूट्रिएंट मिल रहा था, उसके अंदर जो ब्लड होते हैं ना, उसके अंदर भी कौन से सेल होते हैं? स्टेम सेल। डॉक्टर क्या करते हैं? जब अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करते हैं तो उसके अंदर से ब्लड को क्या कर लेते हैं? सैंपल्स को कलेक्ट कर लेते हैं। उसके अंदर भी आपको क्या मिल जाएगा? स्टेम सेल मिल जाएगा। ध्यान से सुनो, मैंने बोला 14 डेज के बाद सेल सेग्रीगेट होकर बॉडी के पूरे डिफरेंट पार्ट्स बनाता है। अपने बॉडी के अंदर लगभग 220 टाइप के सेल्स होते हैं। बोन्स के सेल को ऑस्टियोसाइट्स बोलते हैं, लीवर के सेल को हेपेटोसाइट्स बोलते हैं, ब्रेन के सेल को न्यूरॉन्स बोलते हैं। इस तरीके से लगभग 220 टाइप के सेल बनते हैं सिर्फ एक सिंगल सेल से, एंड दैट सेल इज नोन एज स्टेम सेल। ये कहां पर बात हो गई? एम्ब्रॉयनिक स्टेम सेल। सर मगर मैं तो अभी बाहर आ गया ना, अब मेरे में कैसे मिलेगा? तो भैया अब आपको मिलेगा अडल्ट स्टेम सेल। कहां मिलेगा? अडल्ट बॉडी में कहां देखने मिल सकता है? 3 जगह है जहां पर आपको क्या देखने मिलेगा बच्चे लोग? स्टेम सेल। पहला, रेड बोन मैरो। पहला क्या बच्चे लोग? रेड बोन। रेड बोन मैरो याद होगा, पाया खाए हैं आप लोग? पाए में हम लोग देखो वो जो गुद्दा निकलता है जिसको हम लोग खाते हैं बेसिकली, वो रेड बोन मैरो होता है। क्या होता है बच्चे लोग? ठंडी का टाइम हो गया, रेड बोन मैरो रहता है।
रेड बोन मैरो बेसिकली क्या करता है बच्चे लोग, अपने बॉडी की वो जगह है जहां पर सारे टाइप ऑफ सेल बनते हैं, उसमें स्टेम सेल भी बनता है। दूसरा बाद में डिस्कस, बाद में रेसिपी बाद में डिस्कस करेंगे आराम से, मैं बताऊंगा कैसे बनाते हैं और कैसे खाते हैं, वो दोनों बताऊंगा। तो ये एक तरीका। दूसरा आप सभी के पास है वो चर्बी, एडिपोज टिश्यूज, फैट के टिश्यूज के अंदर भी कौन से सेल आपको मिल जाएंगे, स्टेम सेल। और तीसरा आपके ब्लड के अंदर भी कौन से सेल हैं, आप टेंशन नहीं सर, ऐसा कट कर रहे निकल रहे ऐसा कर रहे, कौन मिल जाएगा हम लोग को, स्टेम सेल। तो ये तीन जगह है जहां अडल्ट स्टेज में आप क्या निकाल सकते हैं, स्टेम सेल। अब सवाल उठता है कि सर हम लोग को स्टेम सेल क्यों चाहिए, मैं तो बनाया हूं ना, मेरे को क्या दिक्कत है। नहीं भैया, बहुत काम की चीज, पहले सुन लो। डॉक्टर क्या करते हैं, ये स्टेम सेल को कलेक्ट करके लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं, जिसका टेम्परेचर -135 से -190 डिग्री सेल्सियस होता है, ताकि वो प्रॉपरली प्रिजर्व है। कुछ एप्लीकेशन बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। देखो ऐसी बहुत सारी जगह होती है अपने बॉडी के अंदर जहां पर हम लोग स्टेम सेल की जरूरत पड़ती है। एक एग्जांपल है रीजनरेटिव थेरेपी, जिसको सेल थेरेपी भी बोलते हैं। कुछ डिजीज होती हैं जहां पर अपने बॉडी के सेल खराब हो जाते हैं, हार्ट अटैक, मायोकार्डियल इंफेक्शन, हार्ट के कुछ आर्टरीज या वेन्स ब्लॉक हो जाते हैं, डॉक्टर स्टेंट वगैरह डाल के उसको सही कर देता है, बट वहां की जो सेल्स थे वो डैमेज हो गए, उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिला, वो क्या हो गए, खराब हो गए। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंजेक्शन बॉडी को स्टेम सेल प्रोवाइड करेंगे, वो ब्लड में मिक्स होंगे, ब्लड हार्ट के पास जाएगा और वो खराब सेल को लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन। दूसरा, आप लोगों ने एक बीमारी सुनेंगे जिसको अल्जाइमर डिजीज बोलते हैं, भूलने की बीमारी हो जाती है, बूढ़े लोग को अक्सर होते हैं। उनके ना जो शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले न्यूरॉन्स होते हैं वो खराब, नहीं तुम लोग को है, वो तुम लोग में अलग केस है, वो हम लोग बुढ़ापे की बात चलती है, वो बच्ची में, हाँ सब को। तो इसीलिए मैंने बोला बूढ़े लोग होती है, ठीक है, आपके पूरे न्यूरॉन्स गायब है, ठीक है। तो क्या होता है कि न्यूरॉन्स जो है ना, शॉर्ट टर्म मेमोरी वाले जो न्यूरॉन्स रहते हैं वो खराब होने लगते हैं, डैमेज हो जाते हैं धीरे धीरे एजिंग की वजह से। आप विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल उन खराब न्यूरॉन्स को क्या कर सकते हो, रिप्लेस करवा सकते। सिमिलरली एक बीमारी होती है पार्किंसन डिजीज, कांपने की बीमारी, बूढ़े लोग में ही होती है, उसमें भी सेल डैमेज हो जाते हैं धीरे धीरे। हम लोग उन खराब सेल को रिप्लेस करवा सकते हैं, किससे, न्यू सेल की मदद से। अरे समझ रहे हैं कि नहीं भैया। तो दिस इज दी एक एप्लीकेशन खाली बता रहा हूं, अभी ये सिर्फ एक एप्लीकेशन, अभी आप लोग आगे नेक्स्ट लेक्चर, ज्यादा टाइम नहीं बचा है, अगले लेक्चर में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और डिटेल में इंशाल्लाह, ठीक है।